तो आज के एमसीयू से लोगों की सबसे बड़ी कंप्लेन ये रहती है कि लगभग हर मूवी एक जैसी ही फील होती है। हर जगह एक ही टाइप का ह्यूमर, एक ही टाइप का सीजीआई और एक ही फॉर्मूला। कई बार तो ऐसा लगता है कि चाहे सीन सीरियस हो या इमोशनल, उसमें भी जोक घुसा दिया जाता है। थॉर लव एंड थंडर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। लेकिन फेज वन ऐसा बिल्कुल नहीं था। उस वक्त एमसीयू हर कैरेक्टर को एक अलग आइडेंटिटी देता था। आयरन मैन वन एक साइंस फिक्शन फिल्म थी, द इनक्रेडिबल हल्क एक डार्क थ्रिलर, थॉर एक फैंटेसी ड्रामा थी, तो कैप्टन अमेरिका एक हिस्टोरिकल एडवेंचर। हर मूवी का अपना टोन, अपनी वाइब, अपनी आइडेंटिटी थी। उस समय एमसीयू कैरेक्टर के हिसाब से मूवी बनाता था, मूवी के हिसाब से कैरेक्टर नहीं। इसलिए टोनी स्टार्क का ह्यूमर सिर्फ टोनी तक लिमिटेड था। स्टीव रॉजर्स सीरियस और आइडियलिस्टिक था। थॉर एक एरोगेंट प्रिंस था जो धीरे धीरे वर्दी किंग बनना सीख रहा था। ब्रूस बैनर अपने ही अंदर के मॉन्स्टर से लड़ना सीख रहा था। हर कैरेक्टर की पर्सनैलिटी इतनी अलग थी कि सिर्फ उनके बात करने के अंदाजे से पता चल जाता था कि स्क्रीन पर कौन है। और उस समय ह्यूमर भी इसी वजह से काम करता था। जोक सिर्फ फनी होने के लिए नहीं होते थे, वो कैरेक्टर की पर्सनैलिटी का हिस्सा होते थे। टोनी स्टार्क फनी था, इसलिए उसके जोक्स नेचुरल लगते थे। तब हर सीन में थोर जोक नहीं मारा करता था। आज कई कैरेक्टर्स का ह्यूमर और डायलॉग डिलीवरी काफी सिमिलर फील होता है। हर कोई जोक मार रहा होता है और कई हीरोज की विजुअल आइडेंटिटी भी पहली जितनी यूनिक नहीं लगती। हर किसी को ही तो नैनोटेक सूट पकड़ा रखा है इन्होंने। फेज वन की एक और बड़ी स्ट्रेंथ थी प्रैक्टिकल इफेक्ट। उस वक्त एमसीयू सिर्फ सीजीआई और वीएफएक्स पर डिपेंड नहीं करता था। आयरन मैन के सूट्स काफी हद तक प्रैक्टिकल होते थे। इसलिए आज भी मार्क 3 या मार्क 7 सूट देखकर फील आता है कि टोनी ने सच में कोई एक हेवी मैकेनिकल आर्मर पहना हुआ है। प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और सीजीआई का बैलेंस उन मूवी को आज भी रियलिस्टिक फील कराता है। और आज हमें कुछ ऐसे सीजीआई देखने को मिलते हैं। और फिर आती है वर्ल्ड बिल्डिंग। फेज वन की वर्ल्ड बिल्डिंग कभी फोर्स्ड नहीं लगती। निक फ्यूरी आयरन मैन 2 में इसीलिए आता है क्योंकि टोनी और उसकी टेक्नोलॉजी शील्ड का अटेंशन ग्रैब करती है। टेज़रेक्ट कैप्टन अमेरिका की स्टोरी का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लोकी थोर की स्टोरी का नेचुरल विलन है। और जब ये सारे पीस डी एवेंजर्स में जुड़ते हैं तो ये बिल्कुल भी फोर्स्ड नहीं लगता, बल्कि हमें इन 5 मूवीज का कंक्लूजन देखने को मिलता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि उस वक्त हर मूवी पहले अपनी कहानी सुनाती थी। फ्यूचर सेटअप सिर्फ एंड क्रेडिट सीन तक ही लिमिटेड रहता था। आयरन मैन 1 पहले टोनी स्टार्क की जर्नी थी। थॉर 1 पहले थॉर की रिडेम्पशन स्टोरी थी। कैप्टन अमेरिका पहले स्टीव रॉजर्स के हीरो बनने की कहानी थी। एमसीयू पहले एक अच्छी स्टैंड अलोन फिल्म बनाता था, फिर सिनेमैटिक यूनिवर्स पे आता था। इसी वजह से उस वक्त एमसीयू देखना किसी कोर्स की तरह फील नहीं होता था। डी एवेंजर्स को एंजॉय करने के लिए तुम्हें डजन्स ऑफ मूवीज और सीरीज देखने की जरूरत नहीं पड़ती। पर आज तो एमसीयू का सिलेबस यूपीएससी से भी ज्यादा बड़ा है। और कास्टिंग शायद एमसीयू की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ। रॉबर्ट डाउनी जूनियर, क्रिस एवेंस, क्रिस हेम्सवर्थ, मार्क रफेलो, स्कारलेट जॉनसन, सैमुअल एल जैक्सन, हर एक्टर अपने कैरेक्टर में इतना परफेक्टली फिट था कि आज उनके बिना उन रोल्स को इमेजिन करना ही मुश्किल है। बट आज एमसीयू बड़े बड़े एक्टर्स को तो कास्ट कर रहा है, बट उन एक्टर्स के पोटेंशियल को ही यूज नहीं कर पा रहा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, फेज वन की स्टोरीज बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड थी। हर मूवी में यूनिवर्स खत्म होने का थ्रेड देखने को नहीं मिलता था। इसलिए मूवीज को कैरेक्टर्स की पर्सनल जर्नी दिखाने का वक्त मिलता था। सब कैरेक्टर्स के अपने पर्सनल आर्क थे। टोनी रिस्पॉन्सिबल बनता है, थॉर ह्यूमिलिटी सीखता है, स्टीव सेक्रीफाइस का मतलब समझता है, और ब्रूस बैनर अपने अंदर के मॉन्स्टर के साथ जीना सीखता है। शायद इसीलिए आज भी लोग फेज वन को सिर्फ नॉस्टैल्जिया की वजह से याद नहीं करते, वो उसे इसलिए याद करते हैं क्योंकि उस वक्त एमसीयू एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने से पहले अच्छी स्टैंड अलोन मूवीज बनाना जानता था।